हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 6 का भूगोल का छठा चैप्टर लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 5 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, पीछे का क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं इस चैप्टर को लेके, ठीक है, जिसमें कह रहा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूप को ज़रूर देखा होगा जो चित्र पॉइंट 6.1 में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनियत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल कुछ भाग ऊंचे नीचे कुछ समतल होते हैं। मतलब कह रहा है कि आप देखे होंगे कि पृथ्वी पे में सभी जगह समान ये नहीं है स्थल, कहीं ऊंचे कहीं नीचे हैं। ठीक है, तो लगातार ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मतलब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। मतलब जिस मैदान पे हम खड़े हैं, जिस धरती पे, वो क्या धीरे धीरे गति कर रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। अब देखिए क्या कह रहा है। हमारे पृथ्वी के अंदर देखिए एक बल काम करता है। ठीक है, बल काम करता है। बल काम करने के कारण क्या, तो हमारी पृथ्वी दो भागों में काम करती है, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। ठीक है, बाह्य बल काम करता है। ये बाह्य बल काम करने का कारण है कि जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर देखिए क्या होता है, इसी आंतरिक बल के कारण, यहाँ पे आंतरिक बल के कारण क्या होता है, आंतरिक बल के कारण देखिए जब आंतरिक बल लगता है तो क्या होता है, जैसे हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, मैग्मा गर्म होता है। ठीक है, मैग्मा गर्म होने के कारण ये ऊपर आता है। ठीक है, ऊपर आने के कारण क्या होता है, सतह पे कहीं उठ जाता है तो कहीं धंस जाता है। ठीक है, इसी आंतरिक बल के कारण ये उठ धंस जाता है, जहाँ पे ये क्या होता है, विभिन्न स्वरूप बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर दो बल कार्य करता था, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। देखिए दूसरा बाह्य है। ठीक है, एक आंतरिक हो गया था और एक बाह्य हो गया था। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। मतलब प्रक्रिया, पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु एवं बर्फ के द्वारा होती है। ठीक है, अब कह रहा है विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अपर्दन किसे कहते हैं। देखिए अगर हम कोई सतह है, ठीक है, और इस पर हम पानी का पाइप, जैसे मान के चलिए पानी का पाइप यहाँ पे हम छोड़ देते, क्या होता है, गड्ढा कर देता है। ठीक है, गड्ढा करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। इसी को अपर्दन कहते हैं, यहाँ से बह जाना। ठीक है, मिट्टी का बह जाना। और एक होता है निक्षेपण। जैसे हमारे गांव में क्या होता है, मानिए कि छोटा सा खेत में गड्ढा है, ठीक है, और गड्ढा होने के कारण बाढ़ आया। ठीक, बाढ़ आया और बाढ़ आने के कारण यहाँ क्या हुआ, मिट्टी बालू कंकड़ जो भी है परत आके इसमें बैठ गया, क्या इस पर क्या हुआ, जम गया। ठीक है, तह जम गया। इसी को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जो कि हवा से भी हो सकता है, तेज़ हवा बहने जैसे मिट्टी पेड़ उखड़ जाते हैं। ठीक है, ये जल से भी हो सकता है। और ये मतलब ग्लेशियर जब पानी छोड़ती है हमारे, क्या कहता है, हिमालय, वहाँ से भी होती है। ठीक है, यहाँ पे अपर्दन होता है और यहाँ जाके क्या होता है, निक्षेपण होता है, जो कि हमारे उपजाऊ भूमि वहाँ पे होती है। अब देखिए पर्वत कैसे होते हैं दोस्तों। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पर्वत के जानने के पहले हम पर्वत जान लेते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्थल रूप में पहले जानते हैं। स्थल रूप में देखिए क्या होता है, स्थल रूप में पहले स्वरूप देखते हैं। ठीक है, एक होता है पर्वत, ठीक है, एक होता है पठार और एक होता है मैदान। ठीक है, अब 3 बारे में जान लें। अब हम देख लेते हैं, हमको पर्वत के बारे में जानना। ठीक है, पहले पर्वत जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से पर्वत होते हैं, एक होते हैं बलित पर्वत, ठीक है, एक होते हैं भ्रंश पर्वत, एक होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, आप देख लिए, 3 पर्वत देख लिए। अब हम आगे जाके बताएंगे मतलब बलित पर्वत किसे कहते हैं, भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं और ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है पर्वत पृथ्वी की सतह
एक मिनट, प्राकृतिक ऊंचाई है, मतलब कह रहा है प्राकृतिक ऊंचाई है, ठीक है। कौन सा? पर्वत। पर्वत का शिखर छोटा होता है। अब देखिए हम पहले जान लेते हैं पर्वत, मतलब पर्वत का आकार क्या होता है, पठार का आकार क्या होता है और मैदान का आकार क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मिनट बताते हैं। देखिए पर्वत क्या होता है, पर्वत का आकार है, ठीक है, का आधार क्या हो, चौड़ा हो, और जो चोटी क्या हो, पीक, एक चोटी हो, ठीक है। हम ये पर्वत बता दिए, ठीक है। अब हम पठार के बारे में जानते हैं। पठार किसको कहते हैं? पठार जिसका क्या होता है, देखिए आधार भी चौड़ा और ये क्या होता है, इसका ऊपरी भाग सपाट हो और चौड़ी हो और क्या हो, समतल हो, उसको क्या कहते हैं हम, पठार कहते हैं। अब मैदान के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। मैदान किसको कहते हैं? देखिए मैदान क्या होता है, मैदान माना कि ये रहा मैदान, ठीक है, ये रहा मैदान, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं स्थल खंडों का, खंडों मतलब स्थल खंडों पर, ये जो स्थल खंड है क्या, उस पर जिसकी ऊंचाई सबसे कम है, स्थल खंड जैसे पर्वत, पठार, ठीक है, और ये हो गया मैदान। इस सबसे ऊंचाई इसकी क्या इसकी ऊंचाई कम है, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक। कह रहा है पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा, देख लिए हम, चौड़ा, यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, मतलब आसपास पठार से भी क्या होता है, ये ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, मतलब कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो बादलों से भी ऊंचे हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई, सॉरी एक मिनट, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी हो जाती है। हमने पहले ही पढ़ा था पिछले ही चैप्टर में कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं क्या होता है, तापमान में कमी आती है, जलवायु ठंडी होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है, मतलब जैसे हमारे क्या हिमालय पर्वत पे से पानी नीचे गिरती है, क्या उसमें कुछ पर्वत जमी हुई रहती है बर्फ़, ठीक है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते, मतलब कुछ यहाँ ऐसे भी पर्वत हैं क्या जो समुद्र के भीतर जिसे आप वहाँ नहीं देख। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, मतलब वहाँ के जलवायु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए वहाँ लोग का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल, जिसमें खड़ी ढाल बोले थे, खड़ी ढाल होती है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए ये जो पर्वत हम देखे थे, ये पर्वत देखे थे, ये क्या होता है, ये श्रृंखला के रूप में भी हो सकते थे, ठीक है। ऐसे श्रृंखला, इसका क्या होता है, धीरे धीरे आकार छोटा हो जाता है, ऐसे श्रृंखला के रूप में भी हम इसको देख सकते थे। देखिए पहले हम बताते हैं बलित पर्वत, यही है बलित पर्वत, ठीक है, ये रहा बलित पर्वत आपका, ठीक। बताएंगे बलित पर्वत किसे कहते हैं, तब आपको हम सब बात बताएंगे, ठीक है। यहाँ से आगे हम चलते हैं। कहा जाता है, अब कह रहा है बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, मतलब समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर। हिमालय, अल्पस तथा एंडीज क्रमशः एशिया और यूरोप का दक्षिणी अमेरिका की पर्वत है, मतलब कह रहा है हिमालय और अल्पस जो है दक्षिण एशिया और यूरोप की दक्षिण अमेरिका के पर्वत हैं। चित्र 5.1 में पर्वतों की ऊंचाई आकार में भिन्नता होती है, पर्वत की ऊंचाई और हमने जैसे बताया था क्या, ऊंचाई और भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशवत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। इसी को हम ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं या भ्रंश पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहले इस पर्वत किसको कैसे कहेंगे। देखिए बलित पर्वत वो है, माना कि जैसे देखिए एक हम पेपर का टुकड़ा लिए, ठीक है, पेपर का टुकड़ा लिए, उसको दोनों ओर से हम कंप्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, ठीक है। प्रेशर देने पर ऑटोमेटिक है कि ये भाग बीच में उठ जाएगा, ठीक है। माना कि ऐसा ही बलित पर्वत है, ठीक, उठ जाएगा, ठीक है। इसे फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। अब देखिए ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, जैसे कि हम देखिए एक भाग लिए, ठीक है, एक भाग लिए, ठीक है, इसको दोनों ओर से हम क्या कहते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक तरफ से तनाव मतलब खींचते हैं, ठीक है, धनात्मक बल लगाते हैं। यहाँ बीच में क्या होता है, दरार पैदा होता है, दरार पैदा होने के कारण ये क्या होता है, ये नीचे क्या होता है, ये नीचे चलाता है, ठीक है, ऐसे नीचे चलाता है, ठीक। यही है क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक, जिसको हम द्रोणिका बोलते हैं इसी को, ठीक है, द्रोणिका। और इसी को हम ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक पर्वत, होस्ट या
ब्लॉक पर्वत, इसी को उत्खंड पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक पर्वत समझ लिए। ठीक है, जब आएगा ज्वालामुखी पर्वत तो सॉरी आया हुआ है यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत भी बता देते हैं। ज्वालामुखी पर्वत देखिए क्या होता है, जैसे ये मेरा पृथ्वी का तल है, ठीक है, क्रस्ट भाग है, सही है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, क्रस्ट भाग है, ठीक है, और ये मेंटल हुआ, ठीक है, कोर हुआ, कोर हुआ, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये ज्वालामुखी रहता है, ठीक है, इसको क्या होता है, यहाँ मैग्मा का निर्माण होता है, ठीक है, संवहनीय धारा के कारण क्या होता है, यहाँ मैग्मा का निर्माण होता है, ठीक है। ये मैग्मा क्या होता है, और अत्यधिक उच्च तापमान से प्रेशर जब बढ़ता है डेप्थ में, जैसे डेप्थ बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। इसके बढ़ने के कारण क्या होता है, ये गर्म होकर ऊपर आता है, गर्म होकर मैग्मा ऊपर आने के कारण क्या होता है, ये यहाँ के लावा में निर्माण करने लगता है। लावा बन के ऊपर, अगर लावा गहरा हो तो ये नीचे गिर जाती है, अगर लावा पतला है तो दूर तक फैल जाती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ये जो बना इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए ज्वालामुखी पर्वत। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हिमालय तथा अल्पस पर्वत, सॉरी पर्वत जिनकी सतह उबरी खबरी तथा शिखर संघाकार है। मतलब क्या कहता है, हिमालय पर्वत इसका जो क्या होता है, सतह उबरी खबरी है और शिखर क्या होता है, शंक्वाकार हो, ठीक है, शंक्वाकार का हो। कहता है भारत का अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला थी। मतलब भारत में जो अरावली पर्वत थी और विश्व से पुरानी क्या थी, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला थी। जैसे अभी भारत में हमारे हिमालय पर्वत है, वैसे एक ज़माना में ये क्या था, ये अरावली पर्वत सबसे बड़ी थी। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, मतलब अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। अपर्दन हमने पहले बताया था कि इसमें क्या होता है, घिस जाता है या धंस जाता है, ठीक है, मिट्टी में। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत, मतलब अब क्या कहता है, उत्तर अमेरिका के अपलेशियन और रूस में क्या होता है, यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई क्या है, कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं, मतलब ये बहुत पुराने क्या हैं, बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे भ्रंश या भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। वही ब्लॉक पर्वत ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हॉस्ट, ठीक है, तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश या ग्रेवन कहा जाता है। यूरोप का राइन घाटी, वाइसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत के तंत्र हैं, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तथा एटलस में दिखाया गया विश्व मानचित्र की स्थिति को देखिए, ठीक है। देखने के अलावा इस प्रकार के भू आकृति के कुछ उदाहरण का पता लगाइए। कहता ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं, हमने बता दिया था। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियम इस तरह के ही पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ तक आप पढ़ ले। देखिए ये है उत्खंड, ठीक है, ब्लॉक पर्वत इसी को बोलते हैं। द्रोणिका इसी को ग्रेवन बोलते हैं। ये भी ये का ब्लॉक पर्वत ही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हुआ, अत्यधिक दाब के कारण क्या हुआ, प्रेशर पड़ा, यहाँ पे दरार पड़ा थी, क्या हुआ, नीचे की ओर क्या हुआ, नीचे की ओर धंस गया, ठीक है। कहीं नीचे की ओर धंसा। एक और होता है, जैसे कि हम अत्यधिक दोनों तरफ से दाब देते हैं, ठीक है, माना कि इधर से दिए दोनों दाब, तो बीच का भाग दरार होकर क्या होता है, ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ऊपर उठ जाने के कारण ये भी क्या है, ब्लॉक पर्वत ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे समझाया गया खेल की चित्र में। आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब पठार देखिए क्या कहता है, एक मिनट, हाँ, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि है। पहले ही बताए थे, पठार उठी हुई और सपाट भूमि है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ था, मतलब आसपास के क्षेत्रों से क्या यह अधिक उठा हुआ था, लेकिन पर्वत से नहीं। तथा उसकी ऊपरी भाग मेज के समान होती है। ऊपरी भाग क्या होता है, मेज के समान सपाट होती है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, मतलब एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। इनके ढाल दिखते हैं एकदम खड़े हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ हज़ार मीटर तक हो सकती है, कुछ 100 मीटर से और कुछ हज़ार मीटर। पर्वतों की तरह पठार भी नए एवं पुराने हो सकते हैं। जैसे अरावली पर्वत पुराने हैं, उसी प्रकार क्या है, पठार भी एक नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से क्या, भारत में जो दक्कन पठार है, ठीक है, यहाँ दक्कन पर्वत एक एक पुराने पर्वत हैं। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्व अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण, मतलब पुराने पठार के उदाहरण हैं, ठीक है।
कह रहा तिब्बत का पठार चित्र 5.1 में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, मतलब विश्व में का तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इसमें से कुछ खनिज प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब इसमें क्या होता है, खनिज प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है, मतलब यही कारण है कि विश्व के जितने भी क्षेत्र हैं क्या होते हैं, बहुत मतलब अधिक मात्रा में क्या होते हैं, ये पठारी क्षेत्र में अवस्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अफ्रीका का जो पठार है सोने एवं हीरो के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा एवं कोयला का भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो कोयला एवं लोहा तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, मैग्नीज का भी बहुत बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, मतलब पठारी क्षेत्र जो है उसमें क्या से बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, जलप्रपात मतलब झरना, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं, मतलब यहाँ जो नदियाँ होती है क्या होती है, ऊंचाई से, यहाँ जो देख रहे हैं गिर रहा है, ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात, मतलब हुंडू जलप्रपात और क्या होता है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा होती है, मतलब लावा पठार में क्या होती है, काली मिट्टी की अत्यधिक मात्रा होती है जो उपजाऊ हैं एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, मतलब घूमने के लिए मनोरंजन होते हैं, मनोरंजनीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षित करते हैं, मतलब पर्यटक जो भी होते हैं उसको क्या कहते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, आप मैदान के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, मतलब समतल के बहुत बड़े भाग होते हैं। ठीक है, वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर, मतलब समुद्री तल से 200 मीटर तक की ऊंचे होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, मतलब अधिकांश जो मैदान है नदियों एवं सहायक नदियों के द्वारा जो मिट्टी और बालू भस के आते हैं उसके द्वारा बने हुए। नदियों पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती है, नदियों जो पर्वतों के ढाल थे वो नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। आपने बताया था पहले कि वो क्या यहाँ से तोड़ फोड़ के नीचे ले आती है। ठीक है, ये अपर्दित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। ये कौन, पानी आगे की ओर ले जाती है। आपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर बालू एवं सिल्ट को घाटियों में निक्षेपित करते हैं, जो यहाँ घाटी बना हुआ रहता है गड्ढा, उसमें क्या होता है वो निक्षेपित कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। क्या होता है, इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। अब देखिए, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, मतलब सामान्यतः क्या होता है, मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, मतलब परिवहन के साधन एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में क्या होते हैं, आसान होते हैं, जो कि पर्वत पे करना वो काफ़ी मुश्किल है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं, मतलब यहाँ विश्व के अधिक जनसंख्या वाले भाग मैदान पे ही होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं, मतलब ये जो बनाए गए नदियाँ हैं जो क्या कहते हैं, एशिया उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इससे क्या प्रमुख उदाहरण है। मतलब क्या होता है, भारत में ये दोनों है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और यांगत्से नदी की क्या चीन का उदाहरण है। क्या था, मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है यहाँ मैदान पे, क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेतों के लिए या समतल भूमि प्रचुरता होती है, मतलब अच्छा होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे बड़ा क्या है, जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप को विभिन्नता के अनुरूप कि मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। मानव जो स्थल क्या होता है, विभिन्न प्रकार से क्या जीवन यापन कर लेते हैं। पर्वतों क्षेत्रों का जीवन कठिन है, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या जीवन कठिन है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के लिए रहन सहन के तरीके कुछ अंतर होते हैं, मतलब वहाँ जो रहते हैं और यहाँ जो रहते हैं इसमें क्या होते हैं, बहुत अंतर होते हैं। क्या आप इसमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन्हीं आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इसमें से आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ठीक है, लोग सब मिल के हम कितने तरीक़ों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता आप
हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। मतलब क्या होता है, स्थल का प्रयोग क्या करते हैं हम गलत तरीके से करते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान बना देते हैं, क्या होता है बहुत बड़े फैक्ट्री बनाते हैं या कुछ बना देते हैं जहाँ की उपज होता है, निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। जैसे अभी जमुना, दिल्ली का जमुना नदी है जिसमें क्या होता है पानी पीना बहुत ही मुश्किल हो गया, इतना गंदा हो गया। ठीक है, अब कहता है प्राकृतिक के कुछ महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। मतलब प्राकृतिक के द्वारा जो हमें वरदान मिला है उसको इस तरह से उपयोग नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोगी के लिए नहीं है। मतलब उपलब्ध जो भूमि है हमारे और भी जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं उसके लिए भी है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर ही होगा। आप फोटो देख लीजिए कैसे कैसे लोग रहते हैं। बलुस्तान में देखिए कैसे आदमी चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए नदी घाटी है। ठीक है, देख लीजिए चित्र, ये सब कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए आप क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर कह रहा है, यहाँ देखिए प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। प्रमुख स्थल रूप हैं पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पर्वत एवं पठार में अंतर बताइए। तो पर्वत खड़ा होता है और पठार क्या होता है, सपाट होता है। ठीक है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार लिखे हैं। बलित पर्वत, ठीक है, भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अब कहते हैं मनुष्य के लिए, बोल रहा है मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। मनुष्य के लिए यहाँ पे जीवन का यापन करना कठिन है। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में जीवन यापन करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए कहता है मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। मैदानों का निर्माण मतलब क्या होता है, पर्वत से जो जल नीचे की ओर आती है नहर द्वारा, उसमें क्या होता है अपरदित क्षेत्र जो होते हैं क्या होते हैं वो आके क्या होते हैं हमारे गड्ढे में भर जाते हैं। ठीक है, और अब इसलिए मैदानों का निर्माण होता है। बालू, कंकड़, पत्थर, बेसाल्ट जो भी होते हैं ये सब आके क्या होते हैं यहाँ पे भर जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों। मतलब यहाँ पे क्या होता है अत्यधिक क्षेत्र होता है और यहाँ पे मानव का सर्वाइव करना मतलब सारे चीज़ मतलब उचित मात्रा में मिल जाते हैं जो कि मनुष्य को आवश्यकता होती है। कह रहा पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों। वही वहाँ परिवहन साधन नहीं है, तीव्र ढाल है, अत्यधिक खतरा का रूप बना रहता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पर्वत पठारों से भिन्न है। पर्वत जो पठार है क्या भिन्न है, ऊंचाई के मामले में भिन्न है। हिमानी कहाँ पाए जाते हैं। हिमानी क्या होते हैं पर्वतों में पाए जाते हैं। दक्कन पठार कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। क्वेश्चन आप देख लीजिए जो अच्छे क्वेश्चन सब दिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा यंग तसे नदी कहाँ बहती है, तो चीन में बहती है, याद रखिएगा। हमारा शत्रु देश है पाकिस्तान, वैसे ही। ठीक है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है, क्या अल्पस है। ठीक है, अगला चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहता समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र का कहते हैं मैदान कहते हैं। ठीक है, कह रहा है हिमालय एवं अल्पस डैश पर्वत के उदाहरण थे, बलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, अब कह रहा तीसरा डैश क्षेत्रों में खनिजों की पठारी क्षेत्र में खनिजों का मात्रा कठोर मात्रा में होती है। अगर डैश पर्वतों को एक क्रम में लिखा जाता है तो बलित पर्वत मतलब बलित पर्वत का एक क्रम में लिखा एक क्रम में होता है बलित पर्वत। ठीक है, या श्रृंखला में होता है। डैश क्षेत्र किसी एक मतलब बोल रहा डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अत्यधिक उत्पादन होता है, तो मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो हमारा अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।